नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और राजनीति विज्ञान विषय से प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते रहे और जहां से प्रश्न आते हैं मित्रों उसे आप सब जानते हैं, वह है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो आइए हम आज बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में संविधान सभा पर। तो संविधान सभा हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो भारतीय राजनीति विज्ञान में या हम कहें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जुड़े हुए जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, उन टॉपिक्स में जो आधार सामग्री हम काम में ले रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत। तो दोस्तों देखिए, भारत सरकार का जो विधि मंत्रालय है उससे द्वारा प्रकाशित है हमारा मूल संविधान, जिसको हम कहते हैं बैर एक्ट। तो एकदम बैर एक्ट को आधार बनाएंगे हमारी विषय वस्तु का। और दूसरा मित्रों, आप सब जानते हैं भारत का संविधान एक परिचय है और एक प्रसिद्ध विचारक हैं, बहुत राजनीति विज्ञान के अच्छे स्क्रूटिनाइजर हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, दुर्गादास बसु। तो डॉक्टर दुर्गादास बसु साहब की पुस्तक है भारत का संविधान एक परिचय। इसको हम आधार सामग्री के रूप में काम में ले रहे हैं। और एक है, इसको तो आप बहुत ही ज्यादा जानते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। इन विषय वस्तुओं को हम आधार सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ जो भी हमारी विषय वस्तु रहेगी वो उसका जो बेस रहेगा वो रहेगा हमारा संविधान। और हमारा संविधान विशेषज्ञ है श्रीमान सुभाष कश्यप साहब जी ने जो लिखा है, उस पर जो पुस्तक लिखी है वो हमारी आधार सामग्री रहेगी। इसके साथ साथ हमारी एनसीईआरटी की बुक्स जो हमारी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक चलती हैं, वो किताबें भी हमारी आधार सामग्री रहेगी। और इसके साथ साथ हमारा जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी हमारे यहाँ प्रत्येक विषय वस्तु में आधार सामग्री के रूप में काम में ली जाएगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वह है संविधान सभा। तो आइए देखते हैं संविधान सभा से विभिन्न परीक्षाओं में अब तक जो प्रश्न पूछे जाते रहे, पूछ ले गए हैं, वो प्रश्न देखिए। तो आईएएस प्री 2009 में प्रश्न पूछा गया है। आरपीएससी हमारा जो ग्रेड सेकंड एग्जाम है वहां 2011, 2013 में संविधान सभा से प्रश्न पूछे गए हैं। और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में 2011 में संविधान सभा से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ इन एग्जाम्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं देखिए। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एक प्रश्न तो ये पूछा गया है, ऑप्शन है, आगे हम बात करेंगे। प्रश्न देख लीजिए, रीट लेवल सेकंड 2011 में प्रश्न पूछा गया है फिर संविधान सभा से ही। और प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू किया गया, हमारा संविधान कब लागू किया गया, ऑप्शन हमारे सामने। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई, रीट लेवल सेकंड 2011 का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न, चलते हम आगे और कौन से प्रश्न यहां से पूछे जाते रहे। रीट लेवल सेकंड 2012 में फिर संविधान सभा से प्रश्न है और वो प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। और आईएएस प्री 2003 और आरएस प्री 2018, पिछला जो एग्जाम था हमारा आरएस प्री का, उसमें भी संविधान सभा से प्रश्न पूछा गया है। और वो प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। ये प्रश्न दोस्तों संविधान सभा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक, वहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं हमारी विषय वस्तु की। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा, और संविधान सभा में दोस्तों देखिए फोटो है हमारी संविधान सभा की। और हमारी संविधान सभा की जो बैठकें थी वो हमारे जो आज की संसद है वहां आयोजित हुई थी। तो हम चलते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा कहते किसे हैं, क्या है संविधान सभा। तो देखिए दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए तो हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं संविधान के उद्देश्य से, संविधान निर्माण के उद्देश्य से गठित, निर्वाचित व मनोनीत प्रतिनिधियों की सभा ही क्या कहलाती है, संविधान सभा कहलाती है। यानी कि संविधान निर्माण के लिए जिस सभा समिति का गठन किया जाए, प्रतिनिधियों का निर्वाचन करवाया जाए या प्रतिनिधि मनोनीत करके भेजे जाए, ऐसी सभा को हम कहते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए गठित की गई सभा है। तो मित्रों हम ये तो जान लें कि संविधान कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, शाब्दिक दृष्टि से यदि हम छंद विच्छेद करते हैं संविधान का, तो दो शब्दों से मिलकर बना है संविधान, सम प्लस विधान। सम यानी समान, विधान यानी नियमों और कानूनों का समूह। यानी ऐसे नियमों और कानूनों का समूह संविधान कहलाता है जो सबके लिए समान हो, सब पर समान रूप से
लागू होते हों। अन्य दृष्टि से हम बात करें दोस्तों तो संविधान, देखिए मित्रों, आप सब जानते हैं हमारे घर और परिवार को चलाने के लिए भी हमें कुछ नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। यदि ये नियम और व्यवस्थाएं ना हो तो हमारे समाज का, जो हमारे परिवार का जो वातावरण है वो अव्यवस्थित हो जाएगा और सही प्रकार से हम हमारे घर का संचालन नहीं कर सकते। उसी प्रकार किसी भी देश में शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए भी कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। यदि वो नियम और कानून ना हो तो उस देश की शासन व्यवस्था का कुशल तरीके से संचालन संभव ही नहीं है। इसीलिए ऐसे नियम और कानूनों का समूह है जिनके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन हो सके, उसे हम कहते हैं संविधान। और ये नियम और कानून जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? तो नियम और कानून इस बात का निर्धारण करते हैं कि संविधान और सरकार और नागरिक तथा नागरिकों और नागरिकों के मध्य आपस में जो संबंध है, आपस में जो अधिकार या शक्तियां, कर्तव्यों का जो हस्तांतरण किया गया है एक दूसरे के लिए, या एक दूसरे के जो संबंध रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, इन सब का जो उल्लेख होता है वह नियम और कानूनों का समूह दोस्तों कहलाता है संविधान। तो आइए हम थोड़ा संविधान के इर्द गिर्द क्या बातें हैं उनको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं संविधान सभा से पहले। तो देखिए मित्रों, संविधान और सरकार, तो सरकार के 3 अंग हमारे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं सरकार के। प्रत्येक देश में जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहां सरकार के 3 अंग पाए जाते हैं। और ये सरकार के अंग अपनी शक्तियां कहां से ग्रहण करते हैं? संविधान से ही ग्रहण करते हैं। इसका मतलब हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। और सरकार के 3 अंग, और तीसरा अंग कौन सा है? माननीय न्यायपालिका। तो माननीय न्यायपालिका का दायित्व है संविधान का क्या करना? संरक्षण करना। यानी कि संविधान और सरकार एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है। फिर देखिए आगे, संविधान और नागरिक। तो हम नागरिकों को अपने विकास के लिए, हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, इसके लिए कुछ अधिकारों की महती आवश्यकता होती है। और वो अधिकार जो हमको दिए जाते हैं वो कौन देता है हमको अधिकार? वो हमको अधिकार देता है हमारा संविधान। तो अधिकार प्रदान करते हैं हम, हमारे अधिकार संविधान से लेते हैं। तो फिर नागरिकों की क्या जिम्मेदारी संविधान के प्रति? तो उस संविधान के प्रति नागरिक क्या रखते हैं दोस्तों? निष्ठा बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार नागरिक और संविधान आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर देखिए, सरकार और नागरिक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो सरकार हमको सुविधाएं देती है और उन सुविधाओं को साधन बनाकर हम हमारा सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे नियम और कानून जिनसे तीनों के संबंध और परस्पर नागरिक और नागरिक के संबंध बहुत मजबूत हो, सहृदयता के साथ वो सबका साथ सबका विकास की भावना से आगे बढ़ सकें, ऐसे ही मित्रों नियम और कानूनों के समूह को हम कहते हैं संविधान। और हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा। तो संविधान निर्माण के लिए गठित की गई सभा ही संविधान सभा है, जैसा कि अपन ने बात करी। तो फिर आइए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो संविधान है वो आप सब जानते हैं, हमारा संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। तो संविधान सभा मित्रों, आप सबको पता है हम सब अंग्रेजों के गुलाम थे और हमको एक न एक दिन आजाद होना था। और एक राज्य को आजाद होते ही, जब वो आजाद हो रहा है तो उसकी अपनी स्वयं की शासन प्रणाली चाहिए, अपनी स्वयं की सरकार चाहिए, अपना स्वयं का एक संविधान चाहिए, ताकि वो अपने शासन का सुव्यवस्थित तरीके से संचालन कर सके। तो उसी दिशा में हमको भी तो काम करना था। ये हमको पता था कि एक न एक दिन हम अंग्रेजों से आजाद हो ही जाएंगे। तो संविधान निर्माण के लिए जो सभा हम बनाने जा रहे हैं, उस संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग हमने जो प्रारंभ की दोस्तों, उस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो संविधान सभा के गठन की मांग। तो देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप फोटो में बाल गंगाधर तिलक साहब 1895 में एक विधेयक लेके आए जिसका नाम है स्वराज्य विधेयक। नाम से स्पष्ट दोस्तों, स्वराज्य, हमारा खुद का राज्य। तो 1895 में तिलक साहब के निर्देशन में एक विधेयक लाया गया जिसका नाम है स्वराज्य विधेयक। और संविधान निर्माण की जो मांग है, हमके संविधान सभा के गठन की जो पहली बार मांग है वो हमको दिखाई देती है दोस्तों। वो सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देती है? तिलक साहब के स्वराज्य विधेयक में। तो 1895 का स्वराज्य विधेयक। और फिर देखिए, आप सब जानते हैं महात्मा गांधी। तो बापू ने 1922 में ये कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासियों द्वारा ही तैयार किया जाएगा। यानी कि बापू ने कहा दोस्तों कि हम हमारा संविधान जो बनाएंगे, ये कोई ब्रिटिश सरकार के हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं होगी, कोई ब्रिटिश सरकार का प्रसाद नहीं होगा,
यदि वास्तव में हमको संविधान निर्माण का अवसर मिलता है तो हमारा संविधान हम स्वयं भारतवासियों द्वारा तैयार किया जाएगा। उसमें किसी भी विदेशी नागरिक को शामिल होने का बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बापू ने 1922 में कहा, भारत का संविधान स्वयं भारतवासियों द्वारा तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गठन की मांग चल रही संविधान सभा की। 1934 में अगला जो हमारा माइलस्टोन है, 1934 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान निर्माण की मांग यानी कि संविधान सभा की मांग दोस्तों औपचारिक रूप से रखी। प्रश्न ये बनता है दोस्तों, संविधान सभा के वैचारिक जनक कौन थे या संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बेटा जी औपचारिक रूप से जो जनक थे वो थे दोस्तों एम.एन. रॉय। फिर आगे चलते हैं 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जो 1935 में हुआ दोस्तों, उसमें आधिकारिक रूप से पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से ब्रिटिशर्स से या हम कहें अंग्रेजों से संविधान सभा के चुनाव की या संविधान सभा के गठन की बात की गई ताकि हमारे संविधान का निर्माण करवाया जा सके। तो आप सबको पता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी हमारे 1885 में और तब से लेके प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हमारे यहाँ होते रहे। तो 1934 के अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग अंग्रेजों से की गई 1935 में। और फिर देखिए 1938 में कांग्रेस के मंच से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि यदि वास्तव में हमको संविधान निर्माण का अवसर मिलता है तो हमारा जो संविधान निर्माण होगा उसके लिए जो हम सभा के निर्वाचन करवाएंगे संविधान सभा के, वो संविधान सभा के निर्वाचन हम किस आधार पर करवाएंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस प्रकार मित्रों हम लगातार 1895 से हमारे संविधान सभा की मांग, संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा हम बनाने जा रहे हैं उसकी मांग हम अंग्रेज सरकार से रखते रहे। अब पहल कर रही है ब्रिटिश सरकार। तो इन मांगों के बाद ब्रिटिश सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान दिया और पहली बार ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया मित्रों, और उस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनिथगो द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया मित्रों, उसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में अगस्त प्रस्ताव इस रूप में याद किया जाता है। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष रूप से हमारे संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। तो यानी कि हम लगातार, मैं बेटा जी आपसे यदि बात करूं तो 1857 से लेकर लगातार हम अंग्रेजों से मांग रखते आ रहे हैं आजादी की, और फिर हमने 1895 से पहली बार हमने मांग रखी संविधान सभा के गठन की। अंग्रेज सरकारों द्वारा अब तक हमारी बात को सुना नहीं गया और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स को लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रिटिश सरकार इसलिए पहली बार परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों द्वारा या भारतीयों के लिए जो मांग की जा रही थी संविधान सभा के निर्माण की, उसको स्वीकार किया गया। और 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनिथगो ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें ये बात कही गई कि द्वितीय विश्व युद्ध में यदि भारतीय हमारा साथ देते हैं तो एक समिति का गठन किया जाएगा और उसके नेतृत्व में फिर आगे भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करवाया जाएगा। तो यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से हमारे संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया अगस्त प्रस्ताव में, और वो अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 का। फिर देखिए आप देख रहे हैं फोटो और उसमें लिख रखा है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये भी ब्रिटिश सरकार के मंत्री मंडल के सदस्य हैं। और तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दूसरा जो कदम या दूसरी बार जो हमसे कहा गया कि जी हाँ भारतीयों के संविधान के लिए संविधान सभा के चुनाव करवाए जाएंगे, वो कहा गया मित्रों क्रिप्स प्रस्ताव में। और क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 का सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और ये कहा इन प्रस्तावों के माध्यम से कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के चुनाव करवाए जाएंगे और वह संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन मित्रों ये जो अंग्रेज सरकार हमसे बार बार इस प्रकार के वायदे कर रही है और द्वितीय विश्व युद्ध अभी तक चल ही रहा है, 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा। इन क्रिप्स प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने कहा उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि ऐसा चेक
जो बैंक ने दे तो दिया, और वो बैंक ब्रिटिश सरकार, लेकिन उस चेक को कब क्लियर करवाया जाएगा, उसको कब भुनाना हम चाहते हैं या कब भुना सकते हैं बैंक में, उसकी कोई तारीख ही निश्चित नहीं है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तो अभी तक चल ही रहा है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किन प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो वो है दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। संविधान सभा की मांग हमारी निरंतर है, कैबिनेट मिशन। अब ब्रिटिश सरकार एक आयोग भेजती है दोस्तों हमारे यहाँ, 3 सदस्यीय आयोग, उसका नाम है कैबिनेट मिशन, और उसको हम बोल सकते हैं मंत्रिमंडलीय आयोग। यह वह आयोग है, या हम कह सकते हैं कैबिनेट मिशन ऐसा मिशन था, ऐसी समिति थी जिसकी सिफारिशों के आधार पर हमारे यहाँ संविधान सभा के चुनाव संपन्न करवाए गए। तो कैबिनेट मिशन नई दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे, और 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इस मिशन के अध्यक्ष भी थे, इस समिति के अध्यक्ष भी थे। एक स्टेफर्ड क्रिप्स जो हम अभी पढ़े हैं 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, और एक थे एवी अलेक्जेंडर। यह 3 सदस्यीय आयोग ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ भेजा। और मित्रों, एक कैबिनेट मिशन यानी मंत्रिमंडलीय आयोग है, ये तीनों ही सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, यानी कि ब्रिटिश सरकार में मंत्री थे, इनको भारत में भेजा। तो प्रश्न यह भी बनता है दोस्तों कि भारत में कैबिनेट मिशन क्यों आया। तो इसका उद्देश्य था भारत में भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करना और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के चुनावों को संपन्न करवाना। तो देखिए आगे, इस आयोग ने, कैबिनेट मिशन ने हमारी भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन किया और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। और इसने रिपोर्ट में जो जो मानक तय किए कि संविधान सभा के जो चुनाव करवाए जाएंगे संविधान निर्माण के लिए, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी। तो देखिए मित्रों, कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया कि कुल सदस्य संख्या संविधान सभा में जो हम लेंगे वो होगी 389। मित्रों, हमारे देश की जनसंख्या उस समय लगभग 40 करोड़ थी। तो ब्रिटिशर्स ने तय किया कि इसलिए 10 लाख की जनसंख्या पर हम एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, संविधान सभा के लिए निर्वाचन करवाएंगे, और कुल सदस्य संख्या उन्होंने डिसाइड की 389। अब 389 का जो कैलकुलेशन है, जो वर्गीकरण है, वो कैसे है, 292 सदस्य लिए जाएंगे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतीय सभाओं द्वारा ये चुनेंगे 292 सदस्य। तो और ये 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतीय सभा चुनेंगे मित्रों, तो हमारे यहाँ उस तात्कालिक समय ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे 11, तो 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे 389 में से, और 4 सदस्य चुने जाएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफशिप हुआ करते थे, जैसे आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे उस जमाने में। तो 4 सदस्य यहां से चुने जाएंगे, और ये 4 चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र मित्रों वो है A, B, C और D चीफशिप। तो A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। ये 4 चीफशिप थे, 4 सदस्य यहां से जाएंगे। और 93 सदस्य जो चुनाव होगा उनका, वो होगा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से। और आप सबको अंदाजा होगा दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे देश में लगभग 600 के करीब यानी कि 592 से ऊपर देशी रियासतें हुआ करती थी। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश में ये कहा कि देशी रियासतों के सदस्य जो आएंगे संविधान सभा में, वो किस आधार पर आएंगे, वो आएंगे मनोनयन के आधार पर, क्योंकि राजा महाराजाओं में का जहां शासन होता है दोस्तों, वहां निर्वाचन तो होता ही नहीं है, वहां तो मनोनयन राजा महाराजा जिसको भेज दें, जिसका नाम ले लें, उसको जाना पड़ता है। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि आने थे मनोनयन के आधार पर। और जैसा कि हम बात कर चुके कि एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर लिया जाएगा, ऐसा कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशों में इस प्रकार का वर्गीकरण हमारे यहां किया। और मतदाता को 3 वर्गों में बांट दिया गया दोस्तों, सामान्य मतदाता, मुस्लिम मतदाता और सिख मतदाता। तो प्रश्न यह बनता है कि हमारे संविधान सभा के जो चुनाव थे वो किस आधार पर हुए। तो संविधान सभा के चुनाव दोस्तों वो सांप्रदायिक आधार पर करवाए गए हमारे, क्योंकि मतदाताओं को 3 वर्गों में बांट दिया गया। और प्रश्न यह भी बनता रहा कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए, जो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के चुनाव करवाए जाएंगे, क्या वैसे ही हमारे यहाँ संविधान सभा के चुनाव हुए? इसका उत्तर है दोस्तों नहीं।
हमारे यहाँ संविधान सभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा करवाए गए, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान सभा के चुनाव हुए। क्योंकि संविधान सभा के चुनाव में जैसे अभी हमने बात करी ना कि संविधान सभा के चुनाव में कौन भाग लेगा, प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो हमारे प्रांतीय विधानसभाएं, यानी कि हमने ऑलरेडी प्रांतीय विधानसभाओं में हमारे प्रतिनिधि चुन रखे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और वो निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है सांप्रदायिक आधार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और अप्रत्यक्ष मतदान। और मतदान में किसने भाग लिया, प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों ने, और देशी रियासतों के सदस्य मनोनयन के आधार पर संविधान सभा में पहुंचने थे। और मित्रों, संविधान सभा के जो हमारे फिर चुनाव हुए इस मिशन की सिफारिश के आधार पर, यानी कि हमारे देश में संविधान सभा के चुनाव किस मिशन की सिफारिशों के आधार पर करवाए गए, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर। और चुनाव हो रहे हैं जुलाई 1946 में। और मित्रों, जो परिणाम है वो इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सीटें मिलती है ब्रिटिश भारत में 208 जो हमारे संविधान सभा के चुनाव होते हैं, और मुस्लिम लीग को मिलती है मात्र 73 सीटें। और इस प्रकार मित्रों 15 सीटें मिलती है शेष निर्दलीय और छोटे दलों को, इस प्रकार 296। तो प्रश्न क्या बन गया, कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए, तो चुनाव हुए 296 सीटों के लिए, 292 + 4, और देशी रियासतों को मनोनयन के आधार पर वहां पहुंचना ही था। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन के तहत हमारे संविधान सभा के चुनाव करवा लिए गए। दोस्तों, अब क्या होगा, अब मुस्लिम लीग द्वारा क्योंकि चुनाव परिणाम उसके अनुकूल नहीं आए, बहिष्कार कर दिया जाएगा इन चुनाव परिणामों का। जबकि ये बात हमको पता है कि दोनों ही पार्टियों ने सहमति दी, उसके बाद कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हमारे यहाँ संविधान सभा के चुनाव संपन्न करवाए गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक जो बात करी कि संविधान सभा की पहली बार बात कहाँ आई, व्यक्ति कौन थे, किस अधिवेशन में उठाई गई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कौन कर रहे हैं, और संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो किस सिफारिश के समिति की सिफारिशों पर करवाए गए, उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो देखिए। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, सर्वप्रथम पहली बार यह प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और या D.M.N. रॉय। तो किसने रखा, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि संविधान सभा के जो चुनाव होंगे स्वयं भारतवासियों द्वारा ही करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तावित हुआ, कब आया क्रिप्स प्रस्ताव, 1940, 1936, 1942 या 1922। तो कब का है क्रिप्स प्रस्ताव, सर स्टोफर्ड क्रिप्स 1942 में आए। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा के चुनाव किस योजना या समिति की सिफारिशों के अनुसार करवाए गए, तो क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन या माउंटबेटन योजना। तो इसका उत्तर क्या है, कैबिनेट मिशन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन जो आई 3 सदस्य है उसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अन्य प्रश्न क्या है, संविधान सभा के संदर्भ में असंगत है, असंगत क्या है, संविधान सभा से जुड़े कुछ तथ्य हमने दिए हैं। कुल सदस्य संख्या 389, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे 292, ब्रिटिश बिल्कुल सही है। चुनाव हुए 296 सीटों के लिए, बिल्कुल यह भी बात सही है। तो डी क्या है, देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे 73, जो कि क्या है, गलत है। देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे दोस्तों, 93। तो संविधान सभा के संदर्भ में असत्य जो बात है वो क्या है, देशी रियासतों के प्रतिनिधि। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, देखिए ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, वयस्क मताधिकार द्वारा या मनोनयन द्वारा। तो निर्वाचन जो हुए संविधान सभा के वो कैसे हुए, अप्रत्यक्ष। संविधान सभा के जो निर्वाचन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा हुए थे, किसके द्वारा। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा यानी कि राजा महाराजाओं द्वारा, या फिर प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो क्या उत्तर है, जी हाँ, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, तो थोड़ा हमको याद रखना होगा। संविधान सभा के चुनाव में मतदाताओं को वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में वोटर्स को बांट दिया गया,
तो देखिए सिख मतदाता, मुस्लिम मतदाता और सामान्य मतदाता, यानी कि इसका उत्तर हो गया उपयुक्त सभी, तीनों ही वर्गों में मतदाताओं को बांटा गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, संविधान सभा हमारी चली रही है। अंतरिम सरकार, जैसे ही चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में, उसके बाद हमारे यहाँ अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार दोस्तों ऐसी सरकार जो अस्थायी तौर पर बनाई जाती है, उसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ तो प्रथम आम चुनाव अप्रैल मई 1952 में संपन्न हुए दोस्तों। तो ये अस्थायी सरकार जो बनाई गई हमारी संविधान सभा के चुनाव के बाद, उसके बारे में जानकारी है। गठन हुआ अंतरिम सरकार का 24 अगस्त 1946 को, 1946 को, और शपथ जो लिए अंतरिम सरकार के सदस्यों ने वो लिए 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे, यहां से प्रश्न पूछा जाता रहा है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वायसराय लॉर्ड वेवेल, जो फोटो में दिख रहे हैं मित्रों, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष किसके? अंतरिम सरकार के। प्रश्न यह भी आ सकता है कि अंतरिम सरकार के सभापति थे, तो सभापति भी थे अध्यक्ष, सभापति यहाँ अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल, और उपसभापति उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो वहां नेतृत्व में आपको आंसर मिलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कुल 14 सदस्यों को शामिल किया दोस्तों, और 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन मुस्लिम लीग के 5 पुनर्गठन किया गया, और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल किए गए। किसमें? अंतरिम सरकार में। तो अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को, शपथ लेते हैं 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, हम धीरे धीरे दोस्तों हमारे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अब संविधान सभा की चुनाव हो गए तो संविधान सभा अपना कार्य करेगी, और आप सब जानते हैं संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना, संविधान निर्माण को आगे बढ़ाना। तो देखिए कार्यप्रणाली में हम बात करते हैं। प्रथम बैठक, हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित हुई हमारी संविधान सभा की। और इसमें हमने क्या निर्णय ले लिया? इस प्रथम बैठक में हमने हमारे अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया, और अस्थायी अध्यक्ष हमारे बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि जिनकी फोटो भी आपको दिख रही है दोस्तों। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा को जो हमने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए मित्रों, इसका आधार था, तो वो आधार था वरिष्ठता का। वरिष्ठता के आधार पर हमने इनको संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाए। और ये जो वरिष्ठता जो प्रणाली है या जो शब्दावली, इसको हमने प्रेरित या ग्रहण किया मित्रों, वो किया हमने फ्रांस से। तो इस प्रकार वरिष्ठता के आधार पर हमने पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, द्वितीय बैठक हो रही हमारी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? फोटो आपको दिख रही है, नाम भी आपको दिख रहा है। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। हमने पहली बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाए, अब हमने हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक में हमने हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का निर्वाचन कर लिया। फिर देखिए फोटो देखिए, और नाम दिख रहा है मित्रों आपको BN राव, बेनेगल नरसिम्हन राव, और इनको हमने दूसरी बैठक में क्या बना लिया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हमने बनाया BN राव को। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। और ये देखिए मित्रों HC मुखर्जी को हमने हमारी संविधान सभा के बनाए उपाध्यक्ष, और HC मुखर्जी को मित्रों संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए हमने 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाया HC मुखर्जी को। आगे चलते हैं अपन। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संवैधानिक सलाहकार BN राव, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। फिर देखिए हमारी संविधान सभा की फोटो दिख रही है मित्रों आपको, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या है आगे? तृतीय बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक में हम लाए उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव आया मित्रों 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1946 द्वितीय बैठक, और 13 दिसंबर 1946 को
तृतीय बैठक, और तृतीय बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव लाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और माननीय नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। और यही प्रस्ताव मित्रों आज की हमारी जो प्रस्तावना है उसका आधार है, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह एज इट इज हमारी प्रस्तावना है। उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा क्या था कि उसको एज इट इज हमारी प्रस्तावना मान ले गया है। मित्रों नाम से स्पष्ट है, पंडित नेहरू जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। यानी कि हमारी संविधान सभा के चुनाव हमने करवाए हैं संविधान निर्माण के लिए। अब हमारी संविधान सभा जो संविधान बनाने जा रही है उसमें हम किन किन बातों को शामिल करने जा रहे हैं, हम कौन सी शासन प्रणाली को अपनाएंगे, संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाएंगे या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाएंगे, हम नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देंगे, कितने अधिकार देंगे, कौन कौन से न्याय प्रदान करेंगे, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं उनको दी जाएगी, अल्पसंख्यक वर्गों को हम किस प्रकार हमारे साथ लेकर के चलेंगे, दलित वर्गों को हम किस प्रकार हमारे साथ लेकर चलेंगे, महिलाओं बच्चों वृद्धों को हम क्या क्या देने वाले हैं, इन सब बातों का लेखा जोखा। यानी कि हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं ना, हमारा संविधान बनाने जा रहे हैं, तो हमारा संविधान कैसा होगा, इन सब बातों का समावेश था दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव में। इसलिए नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव आज की हमारी प्रस्तावना है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। समितियां, अब संविधान निर्माण मित्रों आप सब जानते हैं बहुत ही एक बड़ा काम था। और फिर दूसरी बात क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश, और उस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान हम बनाने जा रहे हैं, तो हमको कई सारी समितियों की जरूरत पड़ी और हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कई समितियों का गठन किया दोस्तों। तो आइए हम प्रमुख समितियों की बात करते हैं। हम पहले समितियों की बात कर रहे हैं, फिर उसके अध्यक्ष की बात करें। तो देखिए जैसे संघ शक्ति समिति, और ऐसे दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति, और ऐसे तीसरी समिति है राज्य समझौता वार्ता समिति यानी समझौता वार्ता समिति। इन तीनों ही समितियों का संबंध संविधान सभा से है और महत्वपूर्ण समितियों में से है। और इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे मित्रों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समझौता वार्ता समिति, तीनों समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही देखिए आगे प्रांतीय संविधान समिति, अन्य महत्वपूर्ण समिति, मौलिक अधिकार समिति, और तीसरी है अल्पसंख्यक समिति। और इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष थे मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ से प्रश्न आ सकता है मित्रों आने वाली परीक्षाओं में, जैसे कि आपको पता है अभी हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है दोस्तों। इनका जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते रहे, लेकिन अब की बार पहली बार एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय एकता दिवस को हमारे देश में मनाया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ। तो सरदार पटेल मित्रों तीन समितियों के अध्यक्ष थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी समितियों के बारे में आपसे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यह भी हमको ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री भी थे दोस्तों। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा यहाँ कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों में तीन समितियां, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं प्रक्रिया नियम समिति। तो हम सीधी सीधी बात करें नियम समिति, तदर्थ झंडा समिति और संचालन समिति, तीन समितियां फिर है दोस्तों। और इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। फिर देखिए आगे कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कार्य संचालन समिति। और फिर है मूल अधिकार उप समिति, जो वल्लभ भाई पटेल साहब के नेतृत्व में जो समिति बनाई गई दोस्तों, उसके अधीन एक और समिति बनाई गई मूल अधिकार उप समिति। क्यों? आप सब जानते हैं हम नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों के संदर्भ में चर्चा होगी, यहाँ बातचीत होगी, मतदान होगा, इसलिए इसको लेकर दो समितियां बनाई गई क्योंकि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला था दोस्तों। और इस मौलिक अधिकार जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, जयंती लाल भगवान दास कृपलानी। और ऐसे ही देखिए अल्पसंख्यक उप समिति, माइनॉरिटी के लिए मित्रों, माइनॉरिटी का काम भी हमारे एक चैलेंज पूर्ण काम था। तथाकथित जिनको हम अल्पसंख्यक थे हमारे देश में, उनको हम किस प्रकार हमारे साथ मुख्य धारा में लाएंगे और किस प्रकार उनके साथ हम न्याय करेंगे, कैसे हम उनको हमारे साथ आगे हाथ से हाथ या उनके कंधे से कंधा मिलाकर लेके चलेंगे। इसलिए इसको लेकर भी दो समितियां बनी। तो एक अल्पसंख्यक उप समिति, उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और आप सब जानते हैं एच.सी. मुखर्जी हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी
रहे हैं। तो आगे चलते हैं। ये कुछ समितियां, यहां से भी हमारे यहाँ प्रश्न पूछे जाते रहे। एक महत्वपूर्ण समिति और है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं, प्रारूप समिति, लेखन समिति, और इसको आजकल एक्चुअल में सीधा ही नाम आने लग गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडु लेखन समिति, मसौदा समिति, ये सब इसी समिति को कहते हैं मित्रों हम। जैसे मसौदा समिति भी इसी समिति का नाम है, मसौदा, सलाह मशवरा किया गया, एक बड़ी समिति दोस्तों, चैलेंजिंग काम था। मसौदा समिति, पांडु लेखन समिति, या हम बोल सकते हैं लेखन समिति, ये सबकी सब एक ही समिति के नाम, और उसको हम कहते हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। और मित्रों, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि संविधान का प्रारूप जो बनाएगी वो समिति, इससे आभास तो ऐसा होता है कि संविधान का प्रारूप जो बनाया वो समिति, लेकिन हमको याद रखना मित्रों, संविधान का जो प्रारूप है वो ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले ही बी.एन. राव ने बना करके तैयार कर लिया था। तो संविधान का पहला प्रारूप बनाया बी.एन. राव ने, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। तो प्रारूप समिति को हम जानते हैं, थोड़ा देखिए इसका गठन कब हो रहा है। इसका गठन हो रहा है 29 अगस्त 1947 को। तो इस समिति के बारे में हम अलग से चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मित्रों संविधान के पूरे प्रारूप, उसका ड्राफ्ट को लेकर के यहाँ चर्चा हुई, कई दिनों तक चर्चा हुई, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समिति है। तो गठन हो रहा है 29 अगस्त 1947 को। और गठन भी पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, और इसमें कुल सदस्य थे 1+6 यानी कि 7, और एक यानी कि जो अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे संविधान के जनक, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बी.आर. अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। तो बार बार प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों, वो ये पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, लेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य जो 6 सदस्य हैं, तो देखिए अन्य 6 सदस्य कौन कौन है। एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, के मुंशी है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, एन माधव राव है। एन माधव राव मित्रों जुड़े हैं बी.एल. मित्तर के स्थान पर। बी.एल. मित्तर साहब इसकी जो मूल समिति थी उसमें सदस्य थे, लेकिन बी.एल. मित्तर साहब का स्वास्थ्य खराब हो गया, और स्वास्थ्य खराब के चलते उनके स्थान पर आए, वो आए आपके एन माधव राव। और टी.टी. कृष्णामाचारी एक सदस्य मित्रों, टी.टी. कृष्णामाचारी भी आए हैं। डी.पी. खेतान साहब का निधन हो गया और उनकी जगह रिप्लेस किया गया, वो थे टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार ये 6 हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके सदस्य मित्रों। तो यहाँ ध्यान रखना है हमको, इसका गठन ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष विशेष तौर से हमको ध्यान रखने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं। संविधान, अब जो संविधान सभा ने मित्रों जो संविधान निर्माण के लिए काम किया, उसके मित्रों हमने 3 ही बैठकों की बात करी है। तो एक्चुअली में हमारी संविधान सभा की जो कुल बैठकें थी मित्रों वो थी 11 + 1 यानी कि 17 जो हुए, बैठक नहीं सॉरी 17 जो हुए संविधान सभा के अधिवेशन हुए, तो वे टोटल 12 अधिवेशन हुए। और जो 12 अधिवेशन मित्रों एक अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी इस दिन, और अंतिम बैठक हो रही है हमारी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, यानी कि कुल सत्र या अधिवेशन जो होते हैं हमारे संविधान सभा के वो होते हैं 12। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा बनकर तैयार कर दिया गया, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को मित्रों संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत भी कर लिया गया, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। और इस दिन मित्रों हमने 15 अनुच्छेद, हमारे संविधान के 15 आर्टिकल, 395 में से 15 आर्टिकल हमने लागू कर दिए। तो हम ये भी पूछ सकते हैं 15 या फिर 16, तो 16 कैसे हो जाएंगे। 15 आर्टिकल जो लागू किए गए मित्रों इनका उल्लेख था अनुच्छेद 394 में, यानी कि 394 और 15, तो टोटल इस प्रकार हम देखते हैं। तो 16 अनुच्छेद हमारे उसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, रन कर दिए गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमने हमारे संविधान को आंशिक रूप से लागू भी कर दिया 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की हमारी हो जाती है अंतिम बैठक, और 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों हम हमारे संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये संविधान की प्रति पर करते हैं हस्ताक्षर। और 24 जनवरी 1950 को जो संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, ये देखिए हस्ताक्षर संविधान पर हमारे संविधान सभा के सदस्य हस्ताक्षर कर रहे हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब आपको दिख रहे हैं। तो देखिए मित्रों
कुल 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। ये अंतिम बैठक की बात है मित्रों। 24 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए गए और वह हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284। थोड़ा ये देखिए मित्रों कि कुल सदस्य हमने पढ़े थे संविधान सभा के लिए जिनके लिए निर्वाचन होना था वो था 389, और हमने ये जाना ये पढ़ा कि निर्वाचन हुआ 296 सीटों के लिए, 292 प्लस 4। और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया, हमको याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। और भारत का विभाजन होने के बाद मित्रों जो हमारी संविधान सभा की सदस्य संख्या बचती है देशी रियासतों की सब मिला के, वो बचती थी 299। और 299 में से मित्रों जब संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे हैं अंतिम सत्र अधिवेशन के दिन 24 जनवरी 1950 के दिन, वो हो रहे हैं 284 सदस्यों द्वारा। इन 284 सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थी दोस्तों। और संविधान की प्रति पर प्रथम हस्ताक्षर जो किए वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी दिन हमने हमारे देश में राष्ट्रपति के पद का सृजन कर लिया 24 जनवरी 1950 को ही। और 24 जनवरी 1950 को ही हमारी संविधान सभा को हमने अंतरिम संसद के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। तो यहाँ एक प्रश्न और जुड़ जाता है दोस्तों कि अब हमारी संविधान सभा दोहरी भूमिका में आ गई। संविधान निर्माण का कार्य कर रही है तो वो संविधान सभा है, और जब वो कानून निर्माण यानी कि विधायिका का जो काम कर रही है, सरकार का जो प्रमुख अंग है विधायिका, कानून निर्माण जो कार्य करती है, जब वो कार्य करती है तब उसका काम अलग हो जाता है, उसका दायित्व अलग हो जाता है। तो हमारी संविधान सभा के जैसा कि आप सब जानते हैं स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन मित्रों जब हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण का काम कर रही जब तो स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। लेकिन जब हमारी संविधान सभा विधायी निर्माण का काम कर रही है तो हमारी संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर। इस प्रकार हमारी संविधान सभा दोहरी भूमिका में आ गई है। कब से? 24 जनवरी 1950 से। और अन्य जानकारी भी हमको प्रश्न मित्रों यहाँ कई प्रकार से आते जाते रहे तो ध्यान रखनी है। हमारे प्रदेश से राजस्थान से संविधान सभा में कुल सदस्य यदि आपसे पूछ ले मित्रों तो 13 प्लस 1 यानी कि कुल 14 सदस्य हमारे प्रदेश से राजस्थान से संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो 13 हमारे यहाँ पे भी देशी रियासतें थी मित्रों, 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो 13 सदस्य हमारे यहाँ से संविधान सभा में मनोनीत होकर गए थे मनोनयन के आधार पर। और एक सदस्य मित्रों आप जानते हैं 4 चीफ थी ABCD, जिसमें से एक हमारे यहाँ से संबंध रखती थी और वो क्या थी? अजमेर मेरवाड़ा। तो एक सदस्य निर्वाचित होकर गया, वो गया अजमेर मेरवाड़ा से, और वो सदस्य थे मित्रों वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो हमको थोड़ा ये याद रखना है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो संविधान सभा में राजस्थान की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि गए, वो गए मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो इस प्रकार मित्रों हमारा भी प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। और संविधान सभा में जो देशी रियासतें थी हमारे यहाँ, जहां से 93 सदस्य जाने थे, एकमात्र देशी रियासत मित्रों हैदराबाद थी जहां से संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, यानी कि कोई भी प्रतिनिधि वहां शामिल नहीं हुआ। और देखिए दोस्तों अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो कई सारे प्रश्न हैं मित्रों संविधान सभा से। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और उसको आंशिक रूप से लागू उसी दिन कर दिया गया, जबकि पूर्ण रूप से लागू किया 26 जनवरी 1950 से। तो ऐसा क्यों किया हमने कि हमारा संविधान बन तो तभी गया था और उसको लागू किया हमने 26 जनवरी 1950 को? मित्रों इसके पीछे हमारा एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसको यादगार बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई मित्रों, हम बात कर चुके हैं 1885 में, और प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित होते रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन था मित्रों 1929 में। और लाहौर अधिवेशन में तात्कालिक उपस्थित सदस्यों ने, जिनकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और यह आह्वान किया और यह संकल्प पत्र प्रस्तुत किया सबकी सहमति से कि हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करेंगे।
और मित्रों पहली बार हमारे देश में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को। तो इस ऐतिहासिक तिथि को यादगार बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, उसको पूर्ण रूप से लागू किया 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। अब यहां से बनने वाले प्रश्न देखिए। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 13 दिसंबर 1946। तो देखिए आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946। तो 24 जनवरी 1950 को क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक है, अंतिम हमारा 17 अधिवेशन है 12वां। 26 नवंबर 1949 क्या हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और 13 दिसंबर 1946 को क्या है? संविधान सभा की तृतीय बैठक, जिसमें नेहरू क्या ला रहे हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष पूछे प्रथम बैठक के। तो देखिए दोस्तों क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एस.एन. सिन्हा और एच.सी. मुखर्जी। तो इसका उत्तर क्या है? प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? एस.एन. सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसकी बात मित्रों हमने कंटेंट में नहीं की, तो ये क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मित्रों वे थे जिन्होंने हमारे संविधान को बहुत ही प्यारे ढंग से सुलेखित किया, यानी उसको अच्छे शब्दों में लिखा, अच्छी आकृति में उसको लिखा, आर्टिकुलेट किया। वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो हमको ये भी याद रखना है, संविधान के सुलेखक थे तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे चलते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में असंगत है। गलत क्या है संविधान सभा के संदर्भ में? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव और उद्देश्य प्रस्ताव एच.वी.आर. अयंगर। तो क्या पूछा हमने? हमको बहुत ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों पर। गलत है, सही है, असंगत है। तो यहाँ पे तीनों बातें सही है, ये सही है, यह सही है और यह सही है, संवैधानिक सलाहकार। तो उद्देश्य प्रस्ताव एच.वी.आर. अयंगर साहब थोड़ी लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव तो लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। तो फिर एच.बी.आर. अयंगर कौन है मित्रों? ये थे हमारी संविधान सभा के सचिव। तो एक प्रश्न हमारा यह बन गया कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा प्रतियोगिता परीक्षाओं में। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस.एन. सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी नंदलाल बोस। तो उत्तर आपको पता है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को हमारी प्रारूप समिति का यानी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। तो ए ऑप्शन क्या है? सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी कौन थे मित्रों? ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। और एक और नया ऑप्शन है जिसकी हमने बात नहीं करी मित्रों, वो है डी नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस कौन थे? नंदलाल बोस मित्रों वह शख्सियत थी जिन्होंने हमारे संविधान को अलंकृत किया, बहुत प्यारे तरीके से उसको बांधा, उसको चित्रित किया। आप देखेंगे मूल संविधान को तो उसके चारों ओर बॉर्डर्स बनी हुई हैं। तो बॉर्डर्स जो बनाए हमारे संविधान के चारों ओर ऐसे वो बॉर्डर्स बनाए मित्र, वो बनाई थी नंदलाल बोस ने। तो उसको चित्रित करने का, अलंकृत करने का श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है नंदलाल बोस को। तो इस रूप में नंदलाल बोस भी हमारे यहाँ फ्रूटफुल है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? खूब पूछा गया प्रश्न है। 24 जनवरी 1950 को, 18 जुलाई 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या डी 11 दिसंबर 1946 को। और आपको उत्तर पता है 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हमारी द्वितीय बैठक है और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक है। तो फिर 18 जुलाई 1947 ऑप्शन हमारे लिए नया है मित्रों। इसमें क्या है? तो मित्रों जैसा कि आप सबको पता है, भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के चुनाव हुए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। हमारे संविधान का भारत और पाकिस्तान यानी कि भारत का विभाजन, हमारे देश का विभाजन, भारत और पाकिस्तान जो विभाजन हुआ मित्रों हमारे देश का, वो हुआ 3 जून 1947 की लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना, और ये योजना थी जून 1947 की। तो इसी प्रकार मित्रों भारत को आजादी जो दी गई वह किस योजना के तहत दी गई, या वो क्या थी जिसके तहत हमको आजादी मिली? तो मित्रों वो है 18 जुलाई 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
के तहत हमको आजादी मुकर्रर की गई मित्रों। इस अधिनियम के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत हुआ और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। तो ये भी प्रश्न बन गया कि किस अधिनियम के तहत या किस समिति के तहत हमको आजादी दी गई, तो वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, यानी कि संविधान कब तैयार हो गया हमारा? तो देखिए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 3 जून 1947 और 13 दिसंबर 1946। और इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा, अच्छा प्रश्न है मित्रों, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित, 3 शब्द हम यहाँ काम में लेते हैं। अधिनियमित शब्द आ सकता है, अंगीकृत शब्द आ सकता है, या फिर आत्मार्पित शब्द आ सकता है कि किसके द्वारा यह किया गया। तो मित्रों यह किसके द्वारा किया गया, देखते हैं ऑप्शन हमारे यहाँ, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित। भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या हमारी संविधान सभा के द्वारा। तो क्या उत्तर है? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर लिया गया। संविधान सभा के कितने वाचन हुए? हमारी संविधान सभा के मित्रों वाचन हुए, तो कितने वाचन हुए हमारी संविधान सभा के? 1, 2, 3, 4। तो हमारी संविधान सभा के वाचन हुए थे मित्रों 3। तो देखिए मित्रों, हमारी संविधान सभा के वाचन, पहला वाचन हो रहा है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, पहला वाचन, सबसे छोटा वाचन। दूसरा वाचन होता है हमारा 15 नवंबर, 15-16 दोनों डेट हैं, 15 नवंबर 1948 से 16 अक्टूबर 1949, दूसरा वाचन 1949। और तीसरा वाचन जो हो रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा वाचन मित्रों, 15 नवंबर 1948 से 16 अक्टूबर 1949। और तीसरा जो वाचन हो रहा है हमारा, वो हो रहा है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को आपको पता है ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। 3 बार उसको पढ़ा गया हमारे संविधान को, यानी उसमें बहुत एक विस्तृत कार्य था मित्रों। तो हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर चर्चा की गई उसको, और उसके बाद जाके 3 वाचनों के बाद उसको, जो सबसे बड़ा वाचन आप देख रहे हैं, इसमें हर एक बिंदु पर विषयवार चर्चा की गई हमारे द्वितीय वाचन में। और अंततः फिर 26 नवंबर 1949 को उसको हमने पूर्ण रूप से तैयार मान लिया और उसको लागू कर दिया आंशिक रूप से। अगला प्रश्न, राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? कुल प्रतिनिधि पूछे मित्रों, 11, 12, 13, 14। तो इसका उत्तर क्या है? 14। 1 + 13, 1 निर्वाचित अजमेर मेरवाड़ा से और 13 हमारे देशी रियासतों से मनोनीत प्रतिनिधि। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में? असत्य देखना हमको, गलत छांटना है। समितियों के संदर्भ में देखिए, समिति है, एक तरफ अध्यक्ष है। प्रक्रिया या नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति जीवी मावलंकर। तो क्या गलत है मित्रों? गलत है जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर साहब कौन थे, हमको ये पता हो पहले तो जैसा कि हमने बात करी दोस्तों कि हमारी संविधान सभा दोहरी भूमिका में काम करने लगी थी। तो जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी तब तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब संविधान सभा विधायी निर्माण, कानून निर्माण का कार्य करने लगी तब उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर साहब। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे मित्रों के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। और के.एम. मुंशी के साथ एक तथ्य और जुड़ा है मित्रों, के.एम. मुंशी प्रारूप समिति में जो सदस्य थे, वहां के.एम. मुंशी भी थे, उसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। नेक्स्ट, अब जो हमने पहली दूसरी स्लाइड में आपको दिखाई थी दोस्तों, जिसमें हमने बात करी थी आए हुए प्रश्नों की, तो आइए आए हुए प्रश्नों को अब हम देखते हैं। अब आप बिना किसी बाधा के इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकेंगे। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू किया गया?
15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जुलाई 1950 को। तो क्या उत्तर है? 26 जनवरी 1950 को। ये नहीं पूछ रहा कि पूर्ण रूप से कब लागू किया गया या आंशिक रूप से कब लागू किया गया, इसका मतलब पूर्ण रूप से लागू करने की बात की जा रही है। तो क्या गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक, जो हमारी संविधान सभा थी, उसकी पहली बैठक कब आयोजित की गई? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1930? 9 दिसंबर 1946। रीट में प्रश्न आया, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करना। अंगीकृत मित्रों, जिस प्रकार हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, उसी प्रकार संविधान सभा ने अब हमारे संविधान को एक अंग मान लिया कि हमारा है। बिल्कुल। एक शब्द अधिनियमित, यानी कि अधीन, यानी कि कानूनी रूप से उसको अधिनियमित कर दिया गया। और एक का आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब है आत्मा से उसको स्वीकार कर लेना, उसको अपना बना लेना। तो तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए, अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित किया गया, तो इसका उत्तर क्या है? संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से हमको करना है, यानी कि 1 और 4 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही है। तो देखिए मित्रों, इसका उत्तर क्या है? 1 और 4। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, नहीं थी ना वयस्क मताधिकार पर आधारित। सही उत्तर का चयन करना हमको, तो ये तो गलत है, नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी क्या? नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। यह बहुदलीय संरचना थी। बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो नहीं थी गलत हो गया ना, क्योंकि तो बहुदलीय संरचना थी। हमने देखा ना कि चुनाव हुए जुलाई 1946 में 208 सीटें मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, और निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टी को मिली 15 सीटें। तो ये तो बहुदलीय थी ना मित्रों संरचना, लेकिन यह दे रखा नहीं थी, क्या पूछा? सही है, इसलिए गलत हो गया। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल, हमने पढ़ा संविधान निर्माण का कार्य इतना व्यापक था, इतना विस्तृत था कि हमारे संविधान सभा में कई समितियों का निर्माण किया गया संविधान निर्माण को लेकर। इसलिए उत्तर क्या सही हो गया? 1 और 4। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो बिल्कुल सही है ना, नहीं थी, सही तो पूछा है, तो इसलिए उत्तर हो गया 1 और 4। तो यह था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक संविधान सभा, जिसमें हमने जाना कि संविधान सभा होती क्या है, संविधान क्या होता है, संविधान और सरकार और नागरिकों के आपस में संबंध किस प्रकार के होते हैं, और संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए संविधान। फिर हमने हमारे संविधान सभा की मांग को क्रमशः हमने पढ़ा, जो 1895 से लेके मित्रों लगातार हम मांग करते जा रहे हैं ब्रिटिश सर से कि हमारे लिए संविधान सभा का गठन करवा दीजिए। फिर हमने हमारी संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात करी, इसमें हमने प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक और वहां आने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव, वहां बनाए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संवैधानिक सलाहकार, इन सब पे हमने बात करी दोस्तों। उसके बाद हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कितने दिन लगे, तो मित्रों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगे। इन सब यानी कि संविधान निर्माण से पूर्व की हमारी जो सारी बातें थी, उससे जुड़े जो भी तथ्य थे, उन पे हमने बात करी। और साथ साथ हमने ये भी किया दोस्तों कि यहाँ से संविधान सभा से अब तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे, तो वो भी एक अप्रोच हमारी क्लियर हुई। हमने विश्लेषण किया बाकायदा किस प्रकार संविधान सभा से इतनी सारी परीक्षाओं में लगातार हर बार प्रश्न पूछे जाते रहे, और उसी रूप में आपके सामने मित्रों जो महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ जो हमने आपको दिखाए, जिसमें आपका डी बसु साहब हैं, सुभाष कश्यप साहब हैं और एम लक्ष्मीकांत है, हमारे एनसीईआरटी की बुक्स है, हमारे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडलों की जो किताबें हैं, उनको अपने आधार बनाते हुए आज के टॉपिक का हमने अध्ययन किया। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।